हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बाल विकास एवं चाइल्ड पेडागॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किस प्रकार के प्रमस्तिष्क पक्षाघात सेरेब्रल पाल्सी को आगे चलकर एकांघात, मोनोपेल्गिया या फिर अर्धांगवात, होमेप्लाजिया, द्विपक्षाघात, डिप्लेजिया, चतुरांगघात, क्वाड्रिप्लेजिया में विभाजित किया जाता है? ठीक है, किसके अंतर्गत इसको विभाजित किया जाता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं। अंधव्यवस्थात्मक या फिर स्टाप्सी सीपी, वलन एथेथाइड या फिर सीपी, मिश्रित सीपी या फिर गति विभ्रामक एटाक्सिया या फिर सीपी। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा जिसके अंतर्गत इन सभी चीज़ों को रखा जाता है? तो प्रमस्तिष्क के जो पक्षाघात होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी, मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करते हैं, जो मस्तिष्क में एक या फिर एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाता है, जो जन्म से पहले और बाद में होता है। ये पक्षाघात कब होता है? जब किसी बच्चे का जन्म होता है और जो जन्म के बाद। और सामान्य प्रकार के सीपी में जो है अंधव्यवस्थात्मक, वलन, गति विभ्रामक एवं मिश्रित होता है। ठीक है, और अंधव्यवस्थात्मक सीपी को आगे एकांघात, मोनोपेल्गिया, अर्धांगवात, द्विपक्षाघात, चतुरांगघात में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंधव्यवस्थात्मक सीपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है डिस्फेजिया का प्रकार नहीं है? डिस्फेजिया का प्रकार कौन सा नहीं है? मिश्रित डिस्फेजिया, अभिव्यंजक डिस्फेजिया, ग्रहणशील डिस्फेजिया, प्रत्यक्ष डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का प्रकार कौन सा नहीं हो जाएगा? तो प्रत्यक्ष डिस्फेजिया जो होता है डिस्फेजिया के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। ग्रहणशील डिस्फेजिया वाले लोगों को भाषा सीखने में कठिनाई होती है। ठीक है, और अभिव्यंजक डिस्फेजिया वाले लोगों को जो है खुद को व्यक्त करने में समस्या होती है, अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते। और मिश्रित डिस्फेजिया वाले जो लोग होते हैं उनको ग्रहणशील, अभिव्यंजक दोनों प्रकार की भाषा में समस्या होती है। ठीक है, तो इन तीनों प्रकार की डिस्फेजिया के बारे में हमने आपको बता दिया। प्रत्यक्ष डिस्फेजिया जो है डिस्फेजिया के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपसे नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक कथन अधिगम में कठिनाई के बारे में सही है? अधिगम में कठिनाई जो है किस कथन से होती है आपको बताना है। चार कथन दिए गए हैं। प्रतिभाशाली छात्रों में नहीं पाया जाता है, एक औसत बच्चों में को प्रभावित नहीं कर सकता, एक पिछड़े बच्चों को कभी प्रभावित नहीं कर सकता, किसी भी बच्चे में पाया जा सकता है। तो अधिगम की जो कठिनाई होती है किस बच्चे के लिए सही है, यह आपको बताना है। तो किसी भी बच्चे में पाया जा सकता है। सीखने की में कठिनाई किसी भी बच्चे में, चाहे वह प्रतिभाशाली हो, औसत हो या पिछड़े वर्ग का हो, किसी भी बच्चे में पाई जा सकती है। कैटेगरी का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सीखना जो है शारीरिक उपस्थिति में स्पष्ट नहीं है। उनके बुद्धिलब्धि अंक IQ लेवल के माध्यम से प्रदर्शन करने योग्य नहीं होता है। और सीखने की कठिनाई वाले व्यक्ति के पास मजबूत शरीर, अच्छी दृष्टि, ध्वनि कान और सामान्य बुद्धि हो सकती है, जो सभी बातों को या हर तरह की एक्टिविटी को सीख सकता है और कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही एवं सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तो जो है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, अर्थात हमेशा एक्टिव होकर किसी भी कार्य को करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर देना है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा हो रही है तो उसमें टीचर को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति की भाव प्रदर्शित करना चाहिए। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि वाला बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। या फिर
प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? एक टीचर को क्या करना चाहिए, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या ड्यूटी होती है? तो यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है, लर्निंग एबिलिटीज होती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं, तो आप एक मेधावी बच्चे को निम्न में से किस प्रकार का कार्य देंगे? ये 4 कार्य दिए गए हैं। आप एक मेधावी स्टूडेंट को, जो प्रतिभाशाली है, उसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे? विभिन्न विषयों के आधार पर एक नई विज्ञान पुस्तक की प्रतिक्रिया बनाना, अन्य बच्चों को दिए गए कार्य के कई तरह के अभ्यास, ऊर्जा को दिशा देने एवं व्यस्त रखने के लिए सहपाठियों को प्रशिक्षित करने का कहेंगे, या फिर उसी पूरी कक्षा में पहले पाठ्यपुस्तकों को स्वयं खत्म करने को कहेंगे? एक मेधावी बच्चे को सबसे अच्छा कार्य क्या होना चाहिए? तो ऊर्जा को दिशा देने एवं व्यस्त रखने के लिए सहपाठियों को प्रशिक्षित करेगा, उनको ट्रेनिंग देगा, सिखाएगा नई नई चीज़ों को, या फिर जो भी उसने पढ़ा हुआ है उसको अपने ढंग से, तो उसकी लर्निंग एबिलिटी भी बढ़ेगी और उसके सिखाने के तरीके में भी वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे अच्छा उत्तर माना जाएगा। ठीक है। तो देखो, मेधावी गुण एक या एक से अधिक क्षेत्रों में, जैसे बौद्धिक, रचनात्मक, कलात्मक, नृत्यत्व एवं विशिष्ट अकादमी क्षेत्रों में, जैसे भाषा, कला, गणित एवं विज्ञान को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें गुण कौन कौन से होते हैं ये हमने आपको बता दिया। और शिक्षक द्वारा कक्षा समेत प्रतिभाशाली एवं रचनात्मक शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक प्रभावी शिक्षण रणनीति आवश्यक है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? कंप्यूटर सहायक निर्देश, विभेदित निर्देश, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे जो है विभेदित निर्देश के नाम से जाना जाता है, जो कक्षा समेत प्रतिभाशाली एवं रचनात्मक से विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए प्रभावी शिक्षण रणनीति के लिए आवश्यक होती है, विभेदित निर्देश कहलाते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हुआ। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षार्थी सामान्यतः किसमें पाई जाती हैं? तो विशेषकर उन बच्चों में जिनमें पैतृक रिश्तेदारों में ये समस्याएं होती हैं, औसत से श्रेष्ठ वाले बच्चों में, लड़कियों की तुलना में सामान्यतः लड़कों में, अक्सर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में। तो सबसे ज़्यादा जो है अक्षमताएं किस विद्यार्थियों के में पाई जाती है, किस तरह के विद्यार्थियों में? तो सबसे ज़्यादा जो है औसत से श्रेष्ठ आईक्यू वाले बच्चों में ये समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो डिटेल में देखिए क्या लिखा है कि सीखने की अक्षमता के प्रमुख कारणों को अच्छी तरह नहीं समझा जा सकता। कभी कभी सीखने की विकलांगता का कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, हालांकि तंत्रिका संबंधी हानि के कुछ कारणों में शामिल है। अनुवांशिकता सीखने की अक्षमता अक्सर परिवार में चलती है। गर्भावस्था एवं जन्म सीखने की विकलांगता के दौरान सामान्यतः विकासशील मस्तिष्क, बीमारी या चोट, शराब या फिर ड्रग्स के लिए भ्रूण में जोखिम आ जाता है। कम वजन के बच्चे पैदा होते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, समय से पहले या लंबे समय तक श्रम के परिणाम स्वरूप ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। ठीक है। और जन्म के बाद सीखने की अक्षमता जो है सिर में चोट आना, कुपोषण की वजह से या फिर विषाक्त जोखिम के कारण हो सकती है। उपरोक्त चर्चा के अनुसार यह कहा जा सकता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी आमतौर पर बेहतर आईक्यू वाले बच्चों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो खालिस्तान विकलांगता जो तब होती है जब व्यक्ति सामान्य दृष्टि एवं सुनवाई के बावजूद मस्तिष्क द्वारा प्राप्त जानकारी को समझने में कमी करता है। ऑटिज्म, मस्तिष्क पक्षाघात, अवधारणात्मक विकलांगता या फिर बौद्धिक अक्षमता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह अवधारणात्मक विकलांगता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवधारणात्मक विकलांगता वह विकलांगता होती है जब कोई व्यक्ति सामान्य दृष्टि एवं सुनने के बावजूद मस्तिष्क द्वारा प्राप्त जानकारी को समझने में कमी का अनुभव करता है। अर्थात जानकारी तो उसे मिल जाती है बट उसे लगता है कुछ अभी कम है, हमने अच्छे से नहीं सुन पाया है, या फिर हमको जानकारी उतनी उचित नहीं लग पा रही जितनी हमको लगनी चाहिए। ये विकलांगता जो है विलक्षण संवेदी क्षेत्रों में भिन्न होती है, जैसे दृश्य, श्रव्य एवं स्पर्श, तीनों क्षेत्रों में अलग अलग होती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हुआ। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि एक समावेशी व्यवस्था में शिक्षण की निम्नलिखित रणनीतियों में किसे अपनाया जाना चाहिए?
समावेशी व्यवस्था में जो है किसे अपनाया जाना चाहिए? मित्र समूह में सीखना, प्रश्न एवं उत्तर विधि, प्रस्तुति या फिर व्याख्यान विधि। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मित्र समूह में सीखना जो है सबसे अच्छी रणनीति मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ शिक्षण की इस रणनीति में छात्रों को जो है शैक्षिक कौशल या फिर विषय वस्तु सामग्री का अभ्यास करने के लिए एक साथ रखा जाता है। मित्र समूह में सीखना विविध छात्रों से भरे एक कक्षा को समायोजित करने में सहायक होता है, जिसे व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यह रणनीति जो है सर्वोत्कृष्ट छात्र की प्रतिक्रिया एवं प्रतिपुष्टि करती है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर शैक्षिक उपलब्धियां हासिल होती हैं और बच्चे बेहतर शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त करते हैं और अच्छी जगह पे इनका सिलेक्शन होता है और जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो दोस्तों इस तरह वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।